नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक खबर बहुत ज़्यादा गश्त कर रही है। वो हैदराबाद के पुराने शहर से मुतालिक है और पुराने शहर में पासपोर्ट सेवा केंद्र के इफ्तिताह से मुतालिक है। लेकिन आपको बता दूं कि पुराने शहर में जो पासपोर्ट सेवा केंद्र के इफ्तिताह की बात की जा रही है वो बिल्कुल गलत है। बल्कि आपको ये बताना ज़रूरी है कि अमीरपेट में वाक़ पासपोर्ट सेवा केंद्र जो था उसे पुराने शहर में मुंतकिल किया गया, यानी उसका कोई इफ्तिताह नहीं किया, यानी इफ्तिताही तकरीब के जिस तरह की बात की गई है, ऐलानात भी किए गए हैं, ये मुंतकिली का अमल था। उसके बाद हो सकता है कि जो मुंतकिली की गई है सेंटर की, उसका इफ्तिताह किया गया, नए पासपोर्ट केंद्र का इफ्तिताह किया गया। ये बिल्कुल गलत है और ये आवाम को गुमराह करने के अलावा कुछ भी नहीं है। और एक आपको बात बता दूं कि हैदराबाद में 3 पासपोर्ट सेवा केंद्र है सज्जा साहब, और उसमें से जो टोली चौकी का पासपोर्ट सेवा केंद्र है उसे रायदुर्ग मुंतकिल किया जा रहा है। और अमीरपेट का जो है वो अमीरपेट का ये महात्मा गांधी बस स्टेशन जो है वो मेट्रो रेल स्टेशन, उस पर ये मुंतकिल किया गया है। तो बहरहाल पुराने शहर में एक अच्छी सहूलत तो आ गई है, ये तो कहा जा सकता है। तो नाज़रीन, हम आपको बता दें कि आज उसका जैसा कि उन लोगों ने ऐलान किया है कि इफ्तिताह हुआ है, तो बहरहाल बाज़ाब्ता उसका इफ्तिताह नहीं बल्कि आगाज़ हो गया है। पुराने शहर के लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलत होगी, लेकिन टोली चौकी का जो सेंटर रायदुर्ग में मुंतकिल किया जा रहा है या किया गया है, उससे आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो ये खबर हमारे पास पहले रही है। और आपको ये भी बता दें कि जिस अंदाज में हमने आपको बताया कि टोली चौकी जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है अब श्री बिल्डिंग रायदुर्ग मुंतकिल किया जाएगा और अमीरपेट का जो है वो हैदराबाद महात्मा गांधी जुबली बस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया है। इस मौके पर आपको बता दूं कि मेयर हैदराबाद भी मौजूद थी और पूनम प्रभाकर जो रियासती वज़ीर है और हैदराबाद के इंचार्ज हैं वो भी मौजूद थे और असदुद्दीन ओवैसी एमपी भी मौजूद थे। तो बहरहाल हैदराबाद के अवाम के लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी अहम खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि दशहरा की 13 रोज़ा तातीलात का स्कूलों ने ऐलान कर दिया है। 21 सितंबर से ये तातीलात शुरू होंगी और 4 अक्टूबर को इनका इख्तिताम अमल में आएगा। स्कूलों की दोबारा कुशादगी अमल में आएगी। बच्चे तातील होती है तो बहुत खुश होते हैं, तो यकीन मानिए कि बच्चों में बहुत खुशी पाई जाती है। कम से कम दशहरा के नाम पर हो या किसी और नाम पर बच्चे तो खुश हैं। जी सर, बिल्कुल यकीनन। हाँ, यकीनन देखिए, अभी चूँकि दशहरा के त्यौहार के जो है आमद है, तो दशहरा की त्यौहार के यकीनन हम देखते हैं कि तेलुगु रियासतों में ख़ास तौर पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दशहरे के त्यौहार को पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। रियासत का सबसे बड़ा त्यौहार कहलाता है दशहरा। तो दशहरे के इस त्यौहार में हमेशा की तरह जो है स्कूलों को 10 दिन के लिए तातील दी जाती है। तो अब की बार भी जो है 21 तारीख से रियासत तेलंगाना में स्कूलों को तातील दी गई है जो 2 अक्टूबर तक जारी रहेगी, जबकि आंध्र प्रदेश में 24 तारीख से ये तातील का ऐलान रियासत आंध्र प्रदेश ने किया है और रियासत आंध्र प्रदेश में भी 2 अक्टूबर तक तातील रहेगी। बहरहाल जो है त्यौहार भी है और जो है बच्चों के लिए खुशी का भी मौका है। और दिलचस्प बात यह है कि इन 10 दिनों में जो है हैदराबाद से एक बड़ी आबादी जो है अपने अपने आबाई गाँव, ख़ास तौर पे मैं हैदराबाद की बात कर रहा हूँ, आंध्रा की बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे आंध्रा के लोग क़याम पज़ीर हैं, तो जो है वो अपने गांव में ये त्यौहार मनाने के लिए वो लोग जो है जाते हैं। तो उन 10 दिनों के दौरान में हम ये देखते हैं कि यहाँ भी जो है एकदम सड़कें खाली खाली हो जाती हैं, सन्नाटा छा जाता है। बहरहाल एक जानिब तो बच्चों के लिए ये जो है स्कूलों की तातील जो है उनके लिए खुशी का मौका है और फिर त्यौहार का भी मौका है। तो ज़ाहिरी बात है कि जो है हस्ब रवायत कदीम रियासती सरकार ने
छुट्टियों को बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। जी जी, नहीं, जहाँ तक पासपोर्ट सेवा केंद्र का सवाल है, आप जैसे कि मैंने हमारे नाज़रीन को बताया है कि ये इफ्तिताह नहीं था बल्कि आगाज़ था, क्योंकि अमीरपेट का जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है वो मुंतकिल किया गया है। ये बिल्कुल, देखिए इस सिलसिले में जो है कई दिनों से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि यहाँ पे एक नया पासपोर्ट ऑफिस कायम किया जा रहा है पुराने शहर के आवाम की सहूलत के लिए। ये प्रोपेगेंडा हमने देखा कि गुज़िश्ता 1 महीने से ये कहा जा रहा था कि जो है ये एक नया पासपोर्ट सेवा केंद्र यहाँ पे कायम किया जा रहा है, लेकिन बाद में जब राब्ता किया गया तो इस बात का इंकशाफ हुआ कि ये सेवा केंद्र नया कायम नहीं किया जा रहा है। दफ्तर ख़ारिजा ने जो है किसी भी मुल्क के किसी भी हिस्से में नया पासपोर्ट सेवा केंद्र कायम करने की खबर से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि हमने कोई ऐसा किसी को परमिशन नहीं दिया है, जबकि ये इस प्रोसेस के लिए बहुत दिनों से जो है कार्रवाइयाँ जारी थीं दफ्तर ख़ारिजा की तरफ से। तो उन्होंने जो है वहाँ पे शायद सहूलत का फक़दान था या फिर कोई और जो है उनका एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतरी लाना चाहते थे, क्या उनका मंशा था ये तो पता नहीं है, लेकिन उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अमीरपेट के सेवा केंद्र को जो है MGBS में मुंतकिल किया जाएगा और फिर जो है टोली चौकी के सेवा केंद्र को राय दुर्ग में मुंतकिल किया जाएगा। तो बहरहाल जो है यही देखिए, पुराने शहर के आवाम खुश थे कि हमारे लिए जो है एक ऑफ़िस यहाँ पे कायम किया जा रहा है, लेकिन टोली चौकी से ऑफ़िस की मुंतकिली के बाद टोली चौकी के आवाम को यकीनन मुश्किलात पेश आएंगी। हम जो है ये कह सकते हैं कि वहाँ के लोगों के लिए अब पासपोर्ट बनाने के लिए या तो बेगमपेट जाना पड़ेगा या सिकंदराबाद जाना पड़ेगा, या सिकंदराबाद, बेगमपेट, अमीरपेट, टोली चौकी, 4 जो है पासपोर्ट सेवा केंद्र हैदराबाद में काम कर रहे थे, जहाँ से आप जो है पासपोर्ट जारी करवा सकते थे। अभी भी देखिए इतनी बड़ी तादाद में लोग पासपोर्ट बना रहे हैं आपके के जो है ये 4 सेंटर भी नाकाफ़ी थे लोगों के लिए। 3 सेंटर से हैदराबाद, देखिए इतने मतलब स्लॉट जो है लेने के लिए आप जाते तो 3-3 महीने लग जाते थे। आज आप पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त दाखिल करेंगे तो आपको 3 महीने बाद की डेट मिल रही है आज की सिचुएशन में। इसकी वजह यही है कि मांग बढ़ गई है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पासपोर्ट बनाना चाहते हैं, बड़ी तादाद में लोग बाहर भी जा रहे हैं, किसी न किसी कोई जॉब के लिए जा रहा है, कोई जो है उम्रे के लिए जा रहा है, कोई हज के लिए जा रहा है, या कोई अब देखिए ख़ास तौर पे हम अगर इंडिया की बात करेंगे तो यूरोपीय ममालिक जाने का रुझान बहुत ज़्यादा हो गया है, बढ़ गया है। और यहाँ तेलुगु रियासतों में भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हज़ारों नहीं बल्कि लाखों नौजवान जो है अब यूरोप और अमेरिका जाने में दिलचस्पी ले रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप जाने में दिलचस्पी ले रहे हैं। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप ही नहीं, मलेशिया, इंडोनेशिया, दुबई और सऊदी अरब भी यहाँ से लोग, ख़ास तौर पे गैर मुस्लिमों की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी तादाद में लोग वहाँ भी जॉब करने के लिए, नौकरी करने के लिए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़े पैमाने पे लोग जो है जॉब करने के लिए गैर ममालिक को जाएंगे तो उनको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और इस पासपोर्ट के लिए वो जो है शहर हैदराबाद के पासपोर्ट दफातर से किसी एक जो है दफ्तर से पासपोर्ट हासिल करने की कोशिश करेंगे। मैंने तो यहाँ तक खबरें सुनी हैं कि लोग इतने लंबा टाइम इंतज़ार करने से बचने के लिए 3-3 महीने, 4-4 महीने आपको स्लॉट लेने के लिए लग रहा है, तो इतना लंबा टाइम से बचने के लिए लोग जो है, आप कोई मुंबई में, कोई दिल्ली में, कोई मतलब जहाँ जल्दी स्लॉट मिल रहा है आपको वहाँ से वो स्लॉट लेना चाहता है। ये चूँकि ये सब सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं और दफ्तर ख़ारिजा से जुड़ी होती है चीज़ें, तो आपको वो ऑप्शन देता है कि आप कहाँ से अपना पासपोर्ट बनाना चाहते हैं। आपका पता तो यहीं का होगा, आपका जो है इंक्वायरी, पुलिस की इंक्वायरी, जो भी कार्रवाइयाँ होगी यही होगी, लेकिन स्लॉट लेने के लिए अब आपको खुली आज़ादी दी गई है कि आप मुल्क के किसी भी जो है पासपोर्ट सेवा केंद्र से स्लॉट ले सकते हैं। तो यकीनन देखिए ज़रूरत इस बात की है कि नए केंद्र कायम किए जाएँ, और वो यहाँ नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया गया है वो भी जो है अफसोसनाक है। देखिए, गुमराह नहीं करना चाहिए लोगों को, सीधी सी बात है। हम कहना ये चाहते हैं कि वहाँ से यहाँ मुंतकिल हुआ है, तो आप ये नहीं कह सकते कि जो है
हमारी नुमाइंदगी पे यहाँ पे एक पासपोर्ट सेंटर कायम किया गया है। तो ये यहाँ ये कहने की लोगों को कोशिश की गई है और इसी गलत फहमी को रोज़नामा सियासत ने भी दूर करने की कोशिश की है। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब फिर लिए चलते हैं हम आपको। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बारिश जब भी होती है तो हैदराबाद का क्या हाल होता है, सड़कों का क्या हाल होता है, ट्रैफिक कैसे जाम हो जाती है। मैनहोल कवर अगर खुले रहते हैं तो फिर समझिए कि इंसानी जानों को किस कदर ख़तरा और जोखम लायक हो जाता है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि 3 दिन पहले अफजल सागर यानी हबीबनगर जो एरिया है नामपल्ली के करीब मल्लेपल्ली के पास, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह दो नौजवान, एक 26 साल का एक 28 साल का, अपनी ज़िंदगी उनसे महरूम हो गए थे। लेकिन ये कहा जाता है, अभी महरूम तो नहीं कह सकते, वो अभी भी लापता हैं और उनकी तलाश जारी है। जो मैनहोल कवर में वो बह गए थे। तो अब वहाँ पर जो अवामी नुमाइंदे हैं, ख़ास तौर पर आप कांग्रेस लीडर फिरोज़ खान की बात करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा बरहम दिखाई देते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि जिस अंदाज़ में वहाँ पर इस तरह की वाक़यात पेश आए हैं, इंतहाई से एक सानहा कहा जा सकता है, सज्जाद साहब, अलमनाक वाक़या कहा जा सकता है। अब अवामी नुमाइंदों की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो हुकूमत को, बलदिया को और मुतालिका जो डिपार्टमेंट से, ख़ास तौर पर हैडरा को ये बताएं कि इस तरह के हालात जब पैदा होते हैं तो नालों के करीब वाक़ जो मकानात होते हैं, जो मकीन होते हैं, उनका क्या हाल होता है। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कीजिए कि दोनों शादीशुदा थे, उनके भी अपनी फैमिलीज़ थी जो अब मुतासिर हो गई हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत क्या करती है उनकी बहबूद के लिए, अवामी नुमाइंदे क्या करते हैं, अवामी नुमाइंदे वो भी देखने वाली बात है। लेकिन आपको बता दूँ, याकूतपुरा जैसे इलाके में भी, वहाँ पर भी मैनहोल कवर खुला था, एक बच्ची बह जा रही थी, लेकिन अल्लाह ताला जिसे रखे उसे कौन चके के मज़ाक, वो बच गई। तो बहरहाल नाज़रीन, इस तरह के वाक़यात अगर होते हैं तो ये बहुत बुरी बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, इस तरह के जो वाक़यात होते हैं तो बहुत बुरी बात है। अब लिए चलते हैं हम आपको एक और ख़बर की जानिब और आपको बता दें कि किस तरह तासुब व जानिबदारी का मुज़ाहरा किया जा रहा है। यहाँ तक कि आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि अदलिया पर भी अब उंगलियाँ उठाई जा रही हैं और उस पर भी तासुब व जानिबदारी का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। लेकिन हम अदलिया को उम्मीद की एक किरण समझते हैं और अब हिंदुस्तान में जिस तरह फ़िरक़ा परस्त ताकतें जानबूझकर मुसलमानों को चुन चुन कर निशाना बना रही हैं, ईसाइयों को सता रही हैं, उसके बावजूद भी हम यकीन से कहते हैं कि अदलिया ही हिंदुस्तान को बचा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम कह सकते हैं कि ये हिंदुस्तान को बचाने वाला इदारा है, क्योंकि वहाँ इंसाफ है, ये इंसाफ का मंदिर है और उस मंदिर में इंसाफ किया जाता है, दलाली नहीं की जाती। उस मंदिर में इंसाफ किया जाता है, किसी हुकूमत के इशारों पर नाचा नहीं जाता। हम ये यकीन से कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट वो इंसाफ का मंदिर है जहाँ पर किसी से तासुब वो जानिबदारी बरती नहीं जाती। हम ये वसूख से कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हिंदू देखता है, ना मुसलमान देखता है, ना सिख देखता है, ना ईसाई देखता है, ना किसी की जात देखता है, ना इलाका देखता है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंसाफ देखता है। अब आप कहेंगे कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मिल्कियत मुकदमे का जो फैसला आया वो अकीदे की बुनियाद पर दिया गया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, तो आपको बता दूं कि हम अभी भी सुप्रीम कोर्ट को मौरिद इल्जाम नहीं ठहराते, बल्कि उन दलालों को मौरिद इल्जाम ठहराते जो हुकूमत के हाथों खिलौना बन गए थे। और आप देखेंगे कि एक उसमें से आज राज्यसभा में बैठा हुआ है। अब सवाल यह पैदा होता है कि राज्यसभा में वो कैसे जा सकता है? क्या बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मिल्कियत मुकदमे का फैसला हिंदू फरीक के हक में देने के लिए उसे क्या इनाम दिया गया है? ये खदशात, ये सवालात जो है वो किसी के भी जहन में पैदा होते हैं, लेकिन हमारे जहन में पैदा नहीं होते, इसलिए कि हम अदलिया पर भरोसा करते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि शर्जील इमाम को आज सारा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लोग जानते हैं। एक ये ऐसा कैदी है जिसे ज़बरदस्ती कैदी बना कर रखा गया है, एक पिंजरे में बंद करके रखा गया है। ये वो मुजाहिद है जिसने अवाम को उनके हुकूक के लिए उठाया था, उनके वो नींद से बेदार किया था, उनमें शऊर बेदार किया था और कहा था कि CAA यानी शहरियत तरमीमी कानून तुम्हारे खिलाफ एक तासुब है, तुम्हारे खिलाफ एक जानिबदारी है, तुम्हारे दस्तूरी हुकूक को पामाल करने की एक साजिश है, उठो और उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। फिर आपने देखा कि किस तरह शाहीन बाग में एहतजाज शुरू हुआ और शाहीन बाग ने फिरका परस्तों को चिराग पा कर दिया, जिसमें आप देखेंगे कि खुद हमारे वजीर दाखिला अमित शाह भी हैं जो परेशान हो गए थे। हालांकि जमहूरियत में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर किसी को जमहूरी अंदाज में एहतजाज का हक हासिल
होता है। बीजेपी का एक लीडर है, मैं उसका नाम भी लेना नहीं चाहता, एक डीएसपी के करीब ठहरकर, उसके बाजू ठहरकर वो धमकाता है मुसलमानों को, और वो बेचारा डीएसपी जो बुज़दिल था, मैं समझता हूं कि वो कुछ नहीं कर पाता, और आज भी उसके खिलाफ वो भी बृंदा किरत के कहने पर जबरदस्ती पर कई साल बाद एफआईआर दर्ज की जाती है। कितनी शर्म की बात है। तो बहरहाल शर्जील इमाम 6 साल से अपने नाकर्दा गुनाहों के पादाश में जेल में बंद है, और आपको ये भी बता दूं कि अब तक उन्होंने जेल में 2190 दिन गुजार लिए हैं, लेकिन कोई अदालत उन्हें जमानत नहीं देती, जमानत देने से इनकार कर रही है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट उनका दरखास्त जमानत को कबूल करती है और उस पर फैसला सुनाती है या नहीं। लेकिन एक बात आपको ज़रूर बता दूं कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काका उमरा के दरो दीवार हिला दो। अब शर्जील इमाम ने ये ऐलान कर दिया है, ज़राए से हमें पता चला है कि ये ऐलान कर दिया है कि वो बिहार के जो किशनगंज ज़िला है उसका एक इलाका है हल्के असम्बली बहादुरगंज, वहाँ से मुकाबला करने वाले हैं बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि पिछले असम्बली इंतख़ाबात में वहाँ मजलिस के उम्मीदवार ने कांग्रेस के एक उम्मीदवार तौसीफ़ अहमद को शिकस्त दी थी। अब की बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उस इलाके से जहाँ पर 68% मुसलमान हैं, अब तौसीफ़ अहमद को जो साबिक़ कांग्रेसी उम्मीदवार थे अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि शर्जील इमाम वहाँ से बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह बिहार असम्बली में दाखिल होंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस तरह के जांबाज, इस तरह के मुजाहिद, इस तरह के मुहिब वतन एक नौजवान की ताईद और हिमायत करेगी और अपने उम्मीदवार को दस्तबरदर करवाएगी? ये सवाल हम करेंगे सज्जाद साहब से। देखिए, इससे पहले 5 एमएलए थे मजलिस के, 5 में से 4 एमएलए जो है फिर तेजस्वी यादव की जमात लालू प्रसाद यादव आरजेडी में शामिल हो गए थे। अब देखिए, अब फिर इलेक्शन है, वहाँ पे इलेक्शन की धूम है, दिसंबर में डेट आ जाएगी इलेक्शन के असेंबली इंतखाबात की, और जो है वज़ीर-ए-आज़म मोदी भी वहाँ पहुँच गए हैं, इंतखाबी जलसे कर रहे हैं, तरक्याती काम भी जो है जब इलेक्शन आता है तो बड़े बड़े प्रोजेक्टों की जो है इफ्तिताही तकरीबात होती हैं, रिबन काटे जाते हैं, पत्थर लगाए जाते हैं, कदम पत्थर लगाए जाते हैं, लाखों रुपए, हज़ारों करोड़ रुपए का जो है प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा जाता है, और कहा जाता है कि देखो हम बिहार को नई तरक्की दे रहे हैं, हम तरक्की की बुनियाद पे पहुंचाएंगे बिहार को, और फिर जो है सरगर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा आज से शुरू कर दी है। तो बहरहाल राहुल गांधी ने भी जो है वोटर अधिकार यात्रा के नाम पे जो रैली निकाली थी, उस रैली ने बिहार में एक नया इनकलाब बर्पा किया है। तो बहरहाल इस सारी सिचुएशन के दौरान में अब शर्जील इमाम ने ये फैसला किया है, जाहिर सी बात है कि नौजवान 6 साल से बंद है और नाकर्दा गुनाह की जो है सज़ा पा रहा है। ज़मानत तक जो है अदालतें देने को तैयार नहीं है, हाई कोर्ट में ज़मानत जो है मुस्तरद की जा रही है। 6 साल तक ज़मानत न देना यकीनन जो है ये इंसाफ के तकाज़ों की नफ़ी के दायरे में आता है ये मामला। तो बहरहाल जो है अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया है शर्जील इमाम के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो है अगली तारीख दी है समाअत के लिए। तो इसी पस मंज़र में अब शर्जील इमाम ने ये सोचा है कि अब हम जनता की अदालत में जाएंगे। जी हाँ। तो बिहार में जब वो इलेक्शन के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे तो वो जनता की अदालत में जाएंगे, जनता से जो है अपील करेंगे। अब जनता फैसला करेगी कि इनको जो है आप जैसे कि जो है शर्जील इमाम के बारे में ये माना जाता है कि वो जो है JNU से PhD कर रहे थे बिहार के पसमानदा मुसलमानों की सूरत हाल पे, वो PhD की रिसर्च कर रहे थे। और इसी रिसर्च के दौरान में ये CAA का मामला आता है। हुकूमत जो है एक ऐसा कानून जो है बनाती है जिसमें मुसलमानों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उस कानून में कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के 3 मुल्कों के, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 मुल्कों के मुसीबत ज़दा नॉन मुस्लिम्स को, मज़लूम कहिए, नॉन मुस्लिम्स को, जिसमें जो है हिंदू होंगे, जिसमें सिख होंगे, जिसमें ईसाई होंगे, जिसमें जैन होंगे, वो अगर इंडिया में आते हैं तो उनको शहरियत दे दी जाएगी। ये कानून CAA जो कानून बनता है
تو یہ قانون جو ہے کان کھڑے کرنے کے لیے جو ہے کافی ہے کہ ایک ایسا قانون بنایا جا رہا ہے جس میں جو ہے مسلمانوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، جبکہ اس ملک کا آئین جو ہے مذہب کی بنیاد پہ کوئی بھی قانون بنانے کا مخالف ہے۔ جی ہاں تو اسی بنیاد پہ شرجیل امام جو ہے ایک تحریک لے کے چلتے ہیں شاہین باغ میں جو ہے۔ یہ تحریک جو ہے پہلے دو خواتین جو بوڑھی خواتین وہاں پہ دھرنے پہ بیٹھتی ہیں، وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ کاغذ نہیں دکھائیں گے۔ تو کاغذ کا نعرہ کیوں لگایا گیا تھا؟ یہ اسی لیے لگایا گیا تھا کہ جو ہے اس زمانے میں بی جے پی حکومت جو ہے کچھ نئے قوانین مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے نئے قوانین لانا چاہ رہی تھی۔ تو بہرحال جو ہے شرجیل امام نے بھی جو ہے جو ایک نوجوان تھے، ریسرچ اسکالر تھے اور ایک سرگرم جو ہے وہ بعض نوجوانوں میں جذبہ ہوتا ہے سماجی کام کرنے کا، تو ایک جہدکار تھے، تو وہ سرگرم ہو جاتے ہیں اس تحریک میں اور شاہین باغ میں آنے والے لوگوں کو، شاہین باغ میں جمع لوگوں کی جو ہے مینٹیننس، ان کا انتظام کرنے میں وہ مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے اسی مصروفیت کے دوران ظاہر سی بات ہے کہ تقریریں بھی ان کی آئی تھیں جے این یو میں، جامعہ میں، شاہین باغ کے اسٹیج سے، پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، وہاں انہوں نے تقریریں کی تھیں۔ انہی تقریروں کی بنیاد پہ ان پہ جو ہے مقدمات دائر کر دیے گئے اور یہاں تک کہہ دیا گیا کہ وہ جو ہے ملک کی تقسیم کا جو ہے ایک وہ کر رہے ہیں، ملک سے غداری، سیڈیشن کیس ان پہ جو ہے جو بھی ہے سنگین یو اے پی اے کا جو تحت جو ہے سنگین الزامات۔ یو اے پی اے کو دیکھیے ہر کوئی کہتا ہے کہ ایک ڈراکونین لا ہے، جی ہاں بالکل، اس کے باوجود یہ قانون ان پہ لگا دیا کے تحت جو ہے ان پر الزامات وضع کر دیے گئے۔ اب وہ جو ہے اس معاملے میں مسلسل ضمانت کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتے رہے ہیں، ان کو جیل میں بند کر دیا گیا، تو کوشش کرتے رہے ہیں لیکن بہرحال اب تک ضمانت نہیں ہوئی۔ جیسا کہ آپ نے کہا، ہمیں سپریم کورٹ سے امید ہے کہ شرجیل امام کو بھی، عمر خالد کو بھی، اور بھی جو افشاں ایک طالبہ ہیں ان کو بھی، اور بھی جو ہے نوجوان جو بند ہے جیل میں، ان سب کو انصاف ملے گا، ہم یہ توقع کرتے ہیں سپریم کورٹ سے۔ لیکن اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ شرجیل امام کا یہ فیصلہ الیکشن لڑنے کا وہاں کے عوام کو کیا تحریک دیتا ہے، یہ بھی دیکھنے والی بات۔ دیکھیں سجاد صاحب، عوام کے لیے شرجیل امام خود اپنے لیے نہیں جیل گئے ہیں، شرجیل امام صرف دوسروں کی ماؤں کے لیے جیل نہیں گئے، یعنی اپنی ماں کے لیے جیل نہیں گئے، اپنے والد مرحوم کے لیے جیل نہیں گئے، اپنے چھوٹے بھائی کے لیے جیل نہیں گئے، بلکہ ایک ملت کے کاز کے لیے وہ جیل گئے ہیں۔ اور ناانصافی جو مسلمانوں سے ہو رہی تھی اس کے خلاف آواز اٹھانے کے باعث انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا گیا ہے۔ تو اب بہار کے عوام کا اور خاص طور پر بہادر گنج کے حلقہ اسمبلی کے عوام کا یہ فرض بنتا ہے کہ آزاد امیدوار کے طور پر اگر شرجیل امام ان کے سامنے آتے ہیں تو ایک ایک ووٹ انہیں دے کر ان کے ہاتھ مضبوط کر سکتے ہیں اور یہ بتا سکتے ہیں نریندر مودی حکومت کو اور فرقہ پرست درندوں کو کہ تم لاکھ کچھ بھی کر لو، عوام ہے جو فیصلے کر سکتی ہے اور عوام کے بغیر ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال ناظرین، شرجیل امام کے بارے میں سجاد صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ وہ یعنی جے این یو کے ایک ریسرچ اسکالر ہوا کرتے تھے اور وہاں پی ایچ ڈی کر رہے تھے بہار کے مسلمانوں کی پسماندگی اور فسادات کے موضوع پر، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس نوجوان نے اپنے کیریئر کو قربان کر دیا، اپنی جوانی کو قربان کر دیا۔ جوانی کے 2200 دن کوئی معمولی دن نہیں ہوتے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ اب بہار کے عوام کا اور خاص طور پر بہادر گنج کے عوام کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے بہار کے ایک بہادر فرزند کی وہ حوصلہ افزائی کریں۔ تو بہرحال ناظرین، شرجیل امام کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کوئی یہ جاہل نوجوان نہیں ہے، بلکہ انہوں نے بمبئی آئی آئی ٹی سے بی ٹیک کیا، ایم ٹیک کیا، اس کے بعد نیدرلینڈ میں ملازمت کی، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ آج رختہ جو اردو زبان کو کونے کونے تک پہنچا رہا ہے دنیا کے، اس کی جو ویب ہے اس کا ڈیزائن بھی انہوں نے تیار کیا تھا، یعنی ڈیزائن کیا تھا شرجیل امام نے۔ قابل نوجوان ہے، لیکن قابل نوجوانوں کو ہی یہ جو تعصب اور جانبداری کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور کون بنا رہا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ بہرحال جہاں تک تعصب اور جانبداری کی بات ہے، ایک اور خبر کی جانب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اس خبر کا تعلق آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل اور فلسطین سے ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسرائیل کس طرح 7 اکتوبر 2023
تجویز سے فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، ان کی نسلی تطہیر کر رہا ہے، ان کا قتل عام کر رہا ہے، اور اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ امریکہ کی گود میں بیٹھ جاتا ہے یا امریکہ کے دامن میں پناہ لیتا ہے یا پھر اس کے پیروں میں کھیلنے لگتا ہے۔ تو بہرحال آپ کو بتا دوں کہ اب اقوام متحدہ جیسے ادارے نے بھی واضح طور پر کہا ہے کہ پہلی مرتبہ اس نے یہ کہا ہے کہ غزہ پر اسرائیل کی جارحیت جو ہے وہ نسل کشی ہے اور اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، یہ اقوام متحدہ نے کہا ہے۔ اب اس مجرم کو یعنی نیتن یاہو کو، جس کے خلاف پہلے ہی وارنٹ گرفتاری جاری کیے جا چکے ہیں عالمی عدالت انصاف کی جانب سے، تو اب اسے اگر کوئی ملک میں پہنچتا ہے تو یہ ان ممالک کے سربراہوں کا، حکومتوں کا فرض بنتا ہے اسے گرفتار کر لے، اسے کیفر کردار تک پہنچائے، کیونکہ یہ فلسطینی بچوں سے لے کر فلسطینی ماؤں کا، فلسطینی بیٹوں کا قاتل ہے، فلسطین کے بوڑھے ضعیف لوگوں کا قاتل ہے۔ تو بہرحال ناظرین، 7 اکتوبر سے 2023 سے لے کر آج کی تاریخ تک 2 لاکھ سے زائد فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا ہے سجاد صاحب، اور اس سے کہیں زیادہ کی تعداد میں زخمی ہوئے ہیں۔ تو اب اس قاتل کے بارے میں اقوام متحدہ یہ کہتا ہے کہ یہ نسل کشی کر رہا ہے، تو کیا دنیا کا یہ فرض نہیں بنتا کہ اس کے خلاف کارروائی کرے؟ بالکل، دیکھیے دنیا کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن افسوس کا مقام ہے۔ دیکھیے ابھی آپ بات کر رہے تھے فلسطین کی، تو وہاں پہ جس طرح کا 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، آج بھی تازہ خبر یہ آئی ہے کہ وہاں پہ بمباری ہوئی ہے۔ گزشتہ روز بھی آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے وزیر خارجہ وہاں پہ موجود تھے اور ان کی موجودگی میں جو ہے وہاں پہ بمباری ہوئی۔ وہاں اسرائیل کے وزیر اعظم اور امریکہ کے وزیر خارجہ دیوار گریاں پہ جاتے ہیں اور جو ہے وہ یہودی رسوم وہاں پہ وہ ادا کرتے ہیں، اور اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے امریکہ جو ہے اس معاملے میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اور کس طریقے سے ایک منصوبہ بند طریقے سے جو ہے غزہ کو تہس نہس کرنے کے کام کیے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے یہ ایک بہت ہی المناک جو ہے معاملہ ہے کہ غزہ میں کل بھی بمباری ہوئی جس میں 44 لوگوں کے شہید ہونے کی خبر آئی، آج بھی بمباری کی خبر ہے غزہ میں، اور اب نئے نئے علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ غزہ کے کسی بھی علاقے کو اسرائیل جو ہے رہنے لائق نہیں چھوڑنا چاہتا۔ یہ جو بمباری مسلسل ہو رہی ہے اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے عالم عرب کے حکمران جو ہے قطر میں ہیں، دوحہ میں، جو تنظیم اسلامی کانفرنس ہے اس کے سربراہان جو ہے دوحہ میں ایک اجلاس کر رہے ہیں جس میں مذمت کی گئی ہے اسرائیل کے ان کارروائیوں کی، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ وہاں 2 سال سے بمباری ہو رہی ہے، کوئی وہاں نہیں گیا۔ دوحہ پہ ایک بم گرا تو پورے جو ہے ہمارے حکمران دوحہ میں موجود ہیں۔ یہ بھی جو ہے کچھ اچھمبے والی بات ہے۔ جانا تو آپ کو جو ہے غزہ کو چاہیے تھا۔ یہ حکمران پورے غزہ پہنچ جاتے تو کتنا بہتر ہوتا۔ بالکل بالکل، اگر کسی کے باپ کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ کچھ کرے۔ آپ یقیناً دیکھیے آپ کو جانا تو چاہیے تھا غزہ، لیکن آپ جو ہے سو دوحہ گئے۔ غزہ جائیے، آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ وہاں کیجیے، اتحاد کا مظاہرہ کیجیے، بالکل بالکل، وہاں پر ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ ملا کر ہاتھ اٹھائیے۔ یقیناً یقیناً، تو وہاں ان کو جانا چاہیے، وہاں صورتحال کو دیکھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر غزہ کو تباہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسین کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔